अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद के साथ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और इस वक्त हम गुफ्तगू करने वाले हैं। एक अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स का, याद रहे। इसका नाम है डॉपलर इफ़ेक्ट। क्या नाम है? सर जॉन डॉपलर ने एक इफ़ेक्ट बयान किया था। वो इस तरह से मामला है, याद रखिएगा, कि जब दो चीज़ें हैं, सोर्स और लिसनर। पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। सोर्स उसे कहते हैं जिससे आवाज़ क्रिएट हो, साउंड जनरेट हो, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ साउंड। और दूसरा कहलाता है लिसनर, हेयरिंग एयर्स। वो कान जो सुनते हैं उस आवाज़ को, उन्हें लिसनर भी कहते हैं, ऑब्जर्वर भी कहते हैं। होता ये है कि जब सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर मूव करते हैं, सोर्स मूव करे या लिसनर मूव करे या सोर्स और लिसनर दोनों मूव करें, तीनों सूरतों में आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में एक ज़ाहिरी तब्दीली रोनुमा हो जाती है। इस असर को कहते हैं डॉपलर का इफ़ेक्ट। इंग्लिश में डेफिनेशन ये होगी जो आपके सामने आ गई, द एपरेंट चेंज इन द पिच ऑफ साउंड हेयर्ड बाय द लिसनर ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर और बोथ कॉल्ड डॉपलर इफ़ेक्ट। कि जो ज़ाहिरी तब्दीली है पिच ऑफ साउंड में, आवाज़ के पिच में या फ्रीक्वेंसी में जो ज़ाहिरी तब्दीली सुनी जाती है लिसनर के ज़रिए, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर और बोथ, जिसमें सोर्स भी मूव कर सकता है, लिसनर भी मूव कर सकता है या दोनों मूव कर सकते हैं, उसके नतीजे में हमें आवाज़ के पिच में एक चेंज महसूस होता है। इस असर को डॉपलर का इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर आप में से कोई रेलवे स्टेशन गया है तो उसने यकीनन देखा होगा कि अगर आप किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं तो दूर से जब ट्रेन आती हुई नज़र आती है तो बिल्कुल भी उसकी आवाज़ नहीं आती क्योंकि बहुत दूर है। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक पहुंचती है उसका एक साउंड आता है, और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म में दाखिल होती है तेज़ी के साथ आपके सामने से, तो आपको बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही वो रुक जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि साउंड नॉर्मल हो गया। उसकी वजह यह है कि जब विसल देती हुई ट्रेन आपकी जानिब आ रही होती है तो हरकत की वजह से, क्योंकि वो सोर्स ऑफ साउंड है और आप लिसनर हैं, आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, तो आपको उसका तेज़ पिच सुनाई देता है। ये इसलिए होता है कि सोर्स इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू। इसी तरीके से अगर वही ट्रेन दोबारा ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर जा रही हो और आप उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं तो शुरू में तो आपको आवाज़ महसूस होगी, लेकिन जैसे ही ट्रेन मूव करना शुरू कर देती है तो आवाज़ का पिच बड़ी तेज़ी के साथ घटता हुआ महसूस होता है। देखा आपने कि सोर्स करीब आए तो पिच ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाता है, सोर्स दूर जाए तो पिच ऑफ साउंड कम हो जाता है। अच्छा, इस लिहाज से तीन स्पेशल केसेस या तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं पिच ऑफ साउंड में तब्दीली की। पहला क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सोर्स ऑफ साउंड इज़ मूविंग एंड लिसनर इज़ एट रेस्ट। कि सोर्स ऑफ साउंड यानी वो सोर्स जिससे आवाज़ जनरेट हो रही है, डैट इज़ मूविंग, वो हरकत कर रहा हो, लिसनर किस में हो? रेस्ट में हो। लिसनर से मुराद सुनने वाले कान या वो आदमी है या वो शख्स है जो आवाज़ सुनता है, वो रेस्ट में है और सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है। दूसरी सूरत यह है कि लिसनर इज़ मूविंग, कि लिसनर मूव कर रहा है एंड सोर्स इज़ एट रेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि लिसनर मूव कर रहा हो और सोर्स किस में हो? रेस्ट में हो। मिसाल के तौर पर कोई ट्रेन है जिससे आवाज़ जनरेट हो रही है और आप जो है बाइक पर या कार पर उसके करीब आ रहे हो, आप लिसनर हैं। या हो सकता है कि आप उससे दूर जा रहे हो, आप लिसनर हैं। तो ये दूसरी सूरत है, इसमें लिसनर मूव कर रहा होता है लेकिन सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट में होता है। एक तीसरी सूरत भी हो सकती है या पॉसिबिलिटी, वो ये है कि बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग, के सोर्स भी मूव करे और लिसनर भी मूव करे। तो ये दूसरी सूरत भी मुमकिन है, तीसरी सूरत भी मुमकिन है। अच्छा, इन तीनों सूरतों में अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहली सूरत है उसमें क्या है बोलिए? सोर्स ऑफ साउंड इज़ मूविंग, लिसनर इज़ एट रेस्ट, यानी लिसनर रेस्ट में होगा, स्टेशनरी होगा, जबकि सोर्स मूव कर रहा है। अब इसके भी दो केसेस हैं, यानी अगर सोर्स मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो सोर्स लिसनर की जानिब मूव कर रहा होगा या लिसनर से दूर जा रहा होगा। दो सूरतें हैं, सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स लिसनर और सेकंड कंडीशन क्या है? सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर। तो अगर फ़र्ज़ कर लें पहला केस है, हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं, सोर्स ऑफ साउंड इज़ मूविंग को। इसके दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। पहला केस वो ये बनता है, ये आपके सामने आ गई, पिक्स ले लीजिए आप इसकी चाहें तो। यस, पहली सूरत ये बनती है, ठीक है, ये पूरी तस्वीर ले लीजिएगा। सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, यानी लिसनर ये कान है, यहाँ पे ये क्या बनाया हमने? एयर बना दिया। भाई देख लीजिएगा ज़रा, आइडिया दिया। ये एयर, लिसनर एयर से हैं, सुनने वाले कान, और ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस के ऊपर सायरन लगा हुआ है, आप जानते हैं कि उससे साउंड क्रिएट हो रहा है। जब साउंड क्रिएट होगा तो साउंड वेव ट्रेवल करती हुई लिसनर एयर तक पहुंचेगी और उसको साउंड पिच साउंड की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। उस फ्रीक्वेंसी को हम एफ़ मान लेंगे कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी इस वक्त
एम्बुलेंस या सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट में, ये आपका सोर्स है जिससे आवाज़ जनरेट हो रही है, इसके सायरन से, ये रेस्ट में है और लिसनर भी रेस्ट में से आने वाला जो साउंड है वो सुनने वाले कान उस साउंड की फ्रीक्वेंसी या पिच को एफ, फ़र्ज़ कर लें कि एफ जो है वो सुनते हैं। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जेन्युइन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। झगड़ा या मसला तब शुरू होता है जब सोर्स मूव करे या लिसनर। पहले केस में क्या होगा, सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स लिसनर। अगर ये आवाज़ देता हुआ एम्बुलेंस सायरन, एम्बुलेंस तेज़ी के साथ लिसनर की तरफ आ रहा हो तो क्या होगा, दो बातें होंगी, एक तो सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है और दूसरा उससे निकलने वाली आवाज़ वो भी लिसनर की जानिब मूव कर रही है। बड़ी दिलचस्प बात है। दो सूरतें हो गई, एक तो सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, उसको हम वी एस का नाम दे देंगे। सोर्स ऑफ साउंड की जो स्पीड होगी इस तरफ, उसको क्या नाम देंगे, वी एस का मतलब है स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, सायरन देने वाला एम्बुलेंस या बस या ट्रक या जो भी हो सकता है सोर्स ऑफ साउंड। और लिसनर, आप गौर कीजिए कि जब ये रेस्ट में था सोर्स ऑफ साउंड तो इससे निकलने वाली जो आवाज़ थी उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ था, उसको हम जानते हैं क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमने क्रेस्ट और ट्रफ बनाए हैं, साउंड की नेचर जो है वो ट्रांसवर्स नहीं होती बल्कि कॉम्प्रेशनल होती है। यहाँ पे क्रेस्ट से मुराद क्या है, कॉम्प्रेशन है, और जो ट्रफ है इससे मुराद रेयरफेक्शन है। तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह का मामला है। और इसी तरह दो कॉम्प्रेशंस का दरमियानी फासला या दो रेयरफेक्शंस का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है। बहरहाल याद इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये वेवलेंथ हो गया। होता है कि जब एम्बुलेंस तेज़ी के साथ इस तरफ आ रहा होगा, स्पीड ऑफ सोर्स से आवाज़ भी निकल रही है, तो यहाँ पर होगा ये कि जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है, पहले जितनी भी वेव्स निकल रही थी वो एक बड़ी जगह में आ रही थी, लेकिन अब उनके पास जगह कम है, लिहाजा क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगा। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाएगा। इज डेट क्लियर। और सुनने वाले कान को तेज़ पिच ऑफ साउंड या तेज़ फ्रीक्वेंसी आवाज़ की सुनाई देगी। ये एक रीज़न आ गया। तो द डिटेक्टिंग फ्रीक्वेंसी इस इंक्रीज, यानी लिसनर जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा इसकी हरकत की वजह से सोर्स की, वो ग्रेटर होगी किससे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जबकि सोर्स रेस्ट में था। एफ डैश इज़ ग्रेटर देन एफ। और उसका फार्मूला ये, इसकी एक डेरिवेशन होती है, उसका फार्मूला आप याद रखिएगा। एफ डैश बराबर है वी अपॉन वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाय एफ। वी से मुराद यहाँ पे कौन है, स्पीड ऑफ साउंड है, यानी इसके सायरन से जो आवाज़ आ रही है उसकी स्पीड। वी एस का मतलब है स्पीड ऑफ सोर्स है, यानी एम्बुलेंस की स्पीड। और एफ से मुराद ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और एफ डैश का मतलब क्या है, डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसको चेंज्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और जो लिसनर है उसको ऑब्जर्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर, मुख्तलिफ नाम है। तो इस सूरत में फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ जाएगी कि वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बोलिए, लैम्डा डैश कम हो जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी सूरत क्या है कि लिसनर रेस्ट में ही हो, स्टेशनरी हो, लेकिन सोर्स दूर जा रही हो। ये केस नंबर 2 है। तो जाहिर है वो इसका उलट हो जाएगा, वेवलेंथ जो है बड़ा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और आवाज़ का पिच भी कम हो जाएगा। बहुत आसान है। तो केस नंबर 2 में हम करेंगे ये, इसको हटा दें केस 1 को। ये है केस नंबर 2। केस नंबर 2 की पिक लेना चाहें तो ले लीजिए, पूरा आया नहीं है, चलें अब देख लें, स्टिल करके ले लीजिएगा। तो केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। के जो सोर्स है, एम्बुलेंस आवाज़ देता है सायरन इसका, अगर ये एम्बुलेंस दूर जा रहा हो, लिसनर अपनी जगह रेस्ट में ही है। स्टेशनरी लिसनर का मतलब है जो हालत सुकून में हो। तो अब शुरू में क्या होगा कि ये रेस्ट में था एम्बुलेंस, इससे निकलने वाली आवाज़ का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ था लैम्डा, जो जिस तरह पहले केस में था। लेकिन मसला तब शुरू होगा जब ये सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, जब ये दूर जा रहा होगा, बड़ी तवज्जो रहे, जब ये दूर जा रहा होगा वी एस स्पीड के साथ, तो अभी भी साउंड वेव्स तो निकल रही होंगी, लिसनर तक पहुंच रही होंगी, लेकिन पहले वो साउंड वेव्स कम जगह में आ रही थी, अब बड़ी जगह में आएंगी, जिसके नतीजे में खिंच जाएगा, वेवलेंथ खिंच जाएंगे। इस डेट क्लियर। यानी वेवलेंथ क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें, जब वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज्ड, कम हो जाएगी। और उसकी वजह बता दी, क्योंकि वेवलेंथ इज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ सोर्स। और उसका फार्मूला ये होगा वी अपॉन वी प्लस वी एस मल्टीप्लाई बाय एफ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इन दोनों फार्मूलों पर, ये था जिस सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स लिसनर, तो ये फार्मूले सेम है देखने में, लेकिन यहाँ माइनस वी एस आया और यहाँ पे क्या है, प्लस वी एस आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ सोर्स की डायरेक्शन पलट गई। तो माइनस वी एस कैसे, माइनस माइनस प्लस वी एस हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है जब वो बड़ा होगा तो डिवाइड करने पर जवाब छोटा आएगा, और यहाँ पर v में से वी एस निकालेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर वाले न्यूमरेटर के मुकाबले में कम हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करने पर जवाब बड़ा आएगा।
इसलिए फ्रीक्वेंसी इस केस में ज़्यादा होगी और इस केस में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सुनने वाले कान को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है दूसरे केस में। अच्छा, अब इन दोनों केसेस में आपने देखा कि जो ऑब्जर्वर या लिसनर है वो रेस्ट में है और जो सोर्स है डैट इज़ मूविंग, सोर्स मूव कर रहा था। अब केस नंबर 3 और 4 में क्या होगा, जो सोर्स है यानी सायरन देने वाली एम्बुलेंस वो रेस्ट में होगी और लिसनर मूव कर रहा होगा। उसके भी फिर 2 केसेस होंगे, जाहिर सी बात है। उसमें तीसरा केस ये होगा कि अगर सोर्स रेस्ट में हो और लिसनर दूर जा रहा हो, और चौथे केस में क्या होगा, सोर्स रेस्ट में है और लिसनर केस नंबर 3 में जो है लिसनर करीब आ रहा होगा और केस नंबर 4 में लिसनर दूर जा रहा होगा सोर्स से। आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 ये आपके सामने आ गया जनाब। केस नंबर 3, व्हेन लिसनर इज़ मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। अब याद है कि जो सोर्स है एम्बुलेंस जिसके सायरन से आवाज़ आ रही है, ये किस में, रेस्ट में। आप इसकी पिक लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको और वो कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इससे आवाज़ आ रही है और ये आपके सामने ये तो सोर्स ऑफ साउंड है और सोर्स किस में, रेस्ट में है, लेकिन आवाज़ तो रेस्ट में नहीं है। अब आप समझें कि चाहे सोर्स रेस्ट में तो आवाज़ भी रेस्ट में होगी, तो आवाज़ तो रेस्ट में नहीं है, आवाज़ तो निकल रही होगी, इज़ दैट क्लियर, और सुनने वाले कानों तक पहुंच रही होगी। सामने एक कार में लिसनर मौजूद है, वो इसकी आवाज़ को सुन रहा होगा, इज़ दैट क्लियर। लेकिन यहाँ पर मूविंग लिसनर है, यानी कार मूव कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कार आगे चली जाएगी लिसनर पीछे रह जाएगा, वो भी तो कार के अंदर बैठा हुआ है। लिहाजा वही जो कार की स्पीड है वही लिसनर की स्पीड होगी, VL हम बोलेंगे, स्पीड ऑफ लिसनर। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो साउंड क्रिएट हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है लैम्डा, यानी हम जानते हैं कि वही क्रैश और ट्रप बनाए थे ना, तो ये 2 कॉम्प्रेशन का दरमियानी फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। याद रखिएगा कि इस केस नंबर 3 में चूँकि सोर्स मूव नहीं कर रहा, लिहाजा वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। जब वेवलेंथ चेंज नहीं होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कैसे सुनाई देगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। होता ये है कि यहाँ वेवलेंथ में चेंज नहीं होना, लेकिन जब ये कार इस तरफ मूव कर रही होगी तो सुनने वाला जो लिसनर है उसको आवाज़ की रफ्तार V के मुकाबले में ज़्यादा सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वो ये समझेगा, वो अपनी स्पीड को इसमें ऐड कर देगा। इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ। इस बात को एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ी बात हो रही है, समझाने के लिए बयान की जा रही है। फ़र्ज़ करें कि इसकी स्पीड, आवाज़ की स्पीड 340, ये आवाज़ की स्पीड है। याद रहे कि सोर्स मूव नहीं कर रहा, एम्बुलेंस रेस्ट में ही रहेगी हर केस 3 और 4 में। 340 मीटर पर सेकंड फ़र्ज़ कर लें कि किसकी स्पीड है, आवाज़ की स्पीड है, और लिसनर इस तरफ मूव कर रहा है। फ़र्ज़ कर लें कि ये मूव कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी? 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब उसको आवाज़ की स्पीड 340 नहीं बल्कि क्या महसूस होगी, अब ये अपनी स्पीड भी 340 में प्लस कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिसनर को आवाज़ की स्पीड V के बजाय V प्लस VL सुनाई देगी। तो कितनी हो जाएगी, 340 प्लस VL कितना है, 60, तो ये हो जाएगी 400। आपने गौर किया मीटर पर सेकंड कि लिसनर को आवाज़ की रफ्तार 340 के बजाय 400 सुनाई देगी, क्योंकि ये अपनी स्पीड को भी आवाज़ की स्पीड में प्लस कर देता है। इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, अब टाइम नहीं है, वीडियो पर लेंदी हो जाएगा। जिस तरह आपने ट्रेनों में सफ़र किया होगा, आपकी ट्रेन फ़र्ज़ कर लें कि मशरिक़ की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ, और उसके अपोजिट एक ट्रेन आ रही है वेस्ट की तरफ, आपकी तरफ। तो जैसे ही दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और आप जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी स्पीड भी उस ट्रेन को दे देते हैं और अपनी ट्रेन को आप रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी स्पीड उसको दे देते हैं, और ऐसा लगता है कि आप रेस्ट में आ गए और बराबर वाली ट्रेन बहुत ज़बरदस्त फर्राटे के साथ जो है आपके करीब से गुजर गई। ऐसा नहीं है, जो स्पीड आपकी वो आपकी ही है, जो उसकी है वो उसकी ही है। लेकिन ये रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा होता है कि जब हम किसी की बॉडी की मोशन पर गौर करते हैं तो ख़ुद को जो है हम रेस्ट में ले आते हैं, रेस्ट में तसव्वुर करते हैं और अपनी स्पीड भी उसमें ऐड कर देते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा किया था सबसे पहले आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अब ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, उसको छोड़ें। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लिसनर है उसको आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा सुनाई दे रही है, और कितनी सुनाई देगी, V प्लस VL, क्योंकि V ओरिजिनल आवाज़ की रफ्तार है और उसने अपनी स्पीड भी उसमें प्लस कर दी है। तो वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया, जिसके नतीजे में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फार्मूला ये होगा, द चेंज फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्रीज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ साउंड। ये रीज़न लिख दिया यहाँ पे, और एफ डैश इज़ ग्रेटर देन एफ, और फार्मूला ये ड्राइव होकर आता है। डेरिवेशन आपके टीचर हजरात ने कराई होगी, आपको वहाँ से देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ डिस्कशन करके न्यूमेरिकल की तरफ जाना है। नो चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ लेकिन फ्रीक्वेंसी में इजाफा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज्ड। ओके, और केस नंबर 4 में क्या होगा, यही कार लिया लिसनर इस एम्बुलेंस से दूर जा रही होगी।
अब अभी भी वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, चूँकि लिसनर दूर जा रहा होगा तो अब उसको आवाज़ की रफ्तार प्लस होने के बजाय क्या कर देंगे आप, उसमें माइनस कर देंगे, आवाज़ की रफ्तार ओरिजिनल रफ्तार से कम सुनाई देगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। देखें यहाँ पर केस नंबर 4, वैन लिसनर इज़ मूविंग अवे। आप चाहें तो इसकी पिक ले लें, ये आपके सामने आ गया। ओके, सही। वैन लिसनर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, जब ये लिसनर जो है कार में बैठा हुआ VL स्पीड के साथ सोर्स से दूर जा रहा हो, सोर्स ऑफ साउंड से। अब देखें आवाज़ तो आ रही है, एम्बुलेंस नहीं जा रही है, उसकी आवाज़ जा रही है कार लिसनर की तरफ, वेवलेंथ लैम्डा है। जब कार दूर जा रही होगी VL स्पीड के साथ तो इसको आवाज़ का पिच कम सुनाई देगा, डिक्रीज़ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये क्या करेगा कि आवाज़ की रफ्तार में से अपनी रफ्तार को माइनस कर देगा, जिसके नतीजे में इसको आवाज़ की रफ्तार कम महसूस होगी। यानी आप गौर करें, स्पीड ऑफ साउंड इस जानिब है और ये भी इसी तरफ जा रहा है, तो इसको स्पीड ऑफ साउंड क्या सुनाई देगी, V माइनस VL। जिसने वहाँ प्लस कर रहा था यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो बस यही फ़र्क आएगा, फार्मूला सेम वही है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, बाकी सारे मामला वही है। V से मुराद स्पीड ऑफ साउंड है ओरिजिनल, VL का मतलब स्पीड ऑफ लिसनर है, और यहाँ पर F ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और F डैश ऑब्जर्व या चेंज फ्रीक्वेंसी है, और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं है। अब केस नंबर 5, कौन सा केस है भाई, आखिरी केस, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या होगा, देखें अभी हमने क्या सूरतें डिस्कस की आपसे। केस नंबर जो 1 था उसमें सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स लिसनर, केस नंबर 2 में सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, केस 3 में लिसनर इज़ मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, केस 4 में लिसनर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। केस 5 में क्या होगा कि जो सोर्स और लिसनर हैं दोनों एक दूसरे की जानिब मूव कर रहे होंगे, यानी इनमें से कोई भी स्टेशनरी नहीं होगा, कोई भी रेस्ट में नहीं होगा। और केस 6 में दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। इसकी पिक ले लें आप। ओके, इसको मैं हटा दूँ, ठीक, ये आपके सामने आ गया केस नंबर 5। ओके, देखें यहाँ पर क्या होगा, सोर्स भी मूव कर रहा है और कार भी, यानी लिसनर भी इस तरफ मूव कर रहा है और उससे आने वाली आवाज़ भी। अब यहाँ पर दो बातें एक साथ होंगी, चूँकि सोर्स मूव कर रहा है केस 1 तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होता चला जाएगा, क्योंकि सोर्स भी मूव कर रहा है और आवाज़ भी जा रही है। और दूसरा, लिसनर इस तरफ आ रहा है तो उसको आवाज़ की रफ्तार V प्लस VL सुनाई देगी। यानी केस 1 और केस 3 को आप मिला दीजिए यहाँ पर, दोनों केसेस को। किस केस को, केस नंबर 1 जो भी हमने डिस्कस किया था आपसे, जिसमें सोर्स जो है वो केस नंबर 1 वाली वो कहाँ गई, ये रहा केस नंबर 1, सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स लिसनर। और केस नंबर 3, लिसनर इज़ मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। तो यहाँ पर देखिए इसके फार्मूले में यहाँ V प्लस VL अपॉन V आया है, और इसके फार्मूले में देखिए तो गौर करें V माइनस VS आया, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा V प्लस VL और डिनोमिनेटर में आ जाएगा V माइनस VS। तो केस 1 से आया V माइनस VS और केस 3 से आया V प्लस VL। बाकी चेंजिंग आपको बता दिए कि यहाँ क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन ऑफ साउंड इंक्रीज्ड, ठीक, V प्लस VL हो गई, एंड वेवलेंथ इज़ डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, वजह बता दी, सोर्स इज़ मूविंग। और जो F डैश फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड जो लिसनर को ऑब्जर्व होगी बहुत ज़्यादा होगी, यानी इस केस के अंदर F डैश इज़ ग्रेटर देन F डैश इज़ ग्रेटर देन F, चेंज फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। केस नंबर 6 में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस की जगह ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। बाकी गुफ्तगू कर ली, इस पॉइंट्स को अच्छी तरीके से नोट कर लें, क्योंकि अगली वीडियो अब हम देने वाले हैं न्यूमेरिकल पर। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।